आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे चारों तरफ है, हर पल, लेकिन हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। तो चलिए इसके अनोखे सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, हम हर दिन कितनी ही आवाजें सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये आवाज, ये ध्वनि असल में है क्या चीज? मतलब फंडामेंटली ये क्या है? तो ध्वनि सिर्फ वो नहीं है जो हम सुनते हैं, ये तो एक पूरी फिजिकल जर्नी है। और इस जर्नी को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ध्वनि पैदा कैसे होती है, फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, और आखिर में हमारा शरीर, हमारे कान इसे सुनते कैसे हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ध्वनि का जन्म। और इसका जन्म ना एक बहुत ही सिंपल से सीक्रेट में छिपा है। जी हाँ, हर आवाज की शुरुआत होती है एक कंपन से, वाइब्रेशन से। मतलब बात सीधी सी है, अगर कोई चीज हिल नहीं रही है तो आवाज पैदा हो ही नहीं सकती। नो वाइब्रेशन, नो साउंड। तो ये कंपन है क्या? अरे बस किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना, यही तो है कंपन। और आवाज पैदा होने के लिए ये पहला सबसे जरूरी स्टेप है। अब ये देखिए, कितना कमाल का उदाहरण है। जब इस थाली पर चोट की जाती है ना, तो ये वाइब्रेट करती है। हमें आवाज तो सुनाई देती ही है, लेकिन पानी में देखिए, वो लहरें दिख रही हैं। वो लहरें असल में उसी कंपन का असर हैं। मतलब जो चीज अदृश्य है वो यहां हमें दिखाई दे रही है। इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। एक रबर बैंड को खींचिए। जब तक वो शांत है कोई आवाज नहीं, पर जैसे ही उसे हल्का सा छेड़ते हैं वो वाइब्रेट करता है और आवाज आने लगती है। और जैसे ही वो हिलना बंद होता है आवाज भी गायब। एकदम सीधा सा कनेक्शन है। और पता है, यही सिंपल सा प्रिंसिपल पूरे संगीत की दुनिया का आधार है। चाहे वो वीणा का खिंचा हुआ तार हो, तबले की झिल्ली हो, या फिर बांसुरी के अंदर की हवा। हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो वाइब्रेट करता है और संगीत बनाता है। और तो और हमारी खुद की आवाज भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब फेफड़ों से हवा उनके बीच से गुजरती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, और बस इसी वाइब्रेशन से हमारी आवाज बनती है, जिससे हम बात करते हैं, गाते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है। पर सवाल ये है कि ये वाइब्रेशन जहां पैदा हुई वहां से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है। चलिए अब इस सफर के अगले हिस्से को देखते हैं। तो एक वाइब्रेशन ने आवाज तो बना दी, पर वो आवाज सोर्स से कान तक का सफर कैसे तय करती है? वो कोई जादू से तो पहुंच नहीं जाती, है ना? उसे चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। और इसी रास्ते को विज्ञान की भाषा में कहते हैं माध्यम या मीडियम। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या कोई ठोस चीज जैसे लकड़ी या लोहा। बस एक चीज नहीं हो सकती, खाली जगह। मतलब वैक्यूम में आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, ग्लास के अंदर एक फोन बज रहा है। जब तक ग्लास में हवा है आवाज साफ आ रही है, पर जैसे ही पंप से हवा बाहर निकाली जा रही है आवाज हल्की और हल्की होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मीडियम यानी हवा कम हो रही है। तो जरा सोचिए, अगर इस ग्लास से सारी की सारी हवा निकाल दी जाए, एक परफेक्ट वैक्यूम बना दिया जाए, तो क्या होगा? फोन तो अंदर बजता रहेगा, पर बाहर हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। एकदम सन्नाटा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि ध्वनि हर जगह ट्रैवल कर सकती है जहां कोई माध्यम हो। जैसे गैस, हम हवा में तो एक दूसरे से बात करते ही हैं। तरल, व्हेल और डॉल्फिन पानी के अंदर बात करती हैं। और ठोस, कभी कभी दीवार के दूसरी तरफ से भी आवाज आ जाती है ना। वो इसीलिए क्योंकि आवाज ठोस दीवार से होकर भी गुजर सकती है। तो ध्वनि पैदा हो गई, उसने हवा या पानी में अपना सफर भी कर लिया। अब बारी है इस जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन की, हमारा कान। वो कमाल की बायोलॉजिकल मशीन जो इन वाइब्रेशंस को हमारे लिए आवाज में बदलती है। हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है ना, उसका शेप एक फनल जैसा होता है। ये कोई डिजाइन के लिए नहीं है। ये शेप असल में हवा से आती हुई साउंड वेव्स को पकड़कर उन्हें इकट्ठा करके कान के अंदर एक पतली सी नली में भेजता है। उस नली के आखिर में होती है एक बहुत ही पतली सी झिल्ली, जिसे हम कान का पर्दा या ईयर ड्रम कहते हैं। ये बिल्कुल एक छोटे से ढोल की तरह होता है। जैसे ही साउंड वेव्स इससे टकराती हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह वाइब्रेट करने लगता है। फिर ये वाइब्रेशंस ईयर ड्रम से कान के और अंदरूनी हिस्से में जाती हैं। और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर होता है।
यहाँ पर ये फिजिकल वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाती हैं और फिर ये सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं, जो हमें बताता है कि हमने क्या सुना। और क्योंकि ये पूरा सिस्टम, खासकर कान का पर्दा, बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कानों का ध्यान रखें। कभी भी कोई नुकीली चीज़ कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्दे को नुकसान हुआ तो सुनने की क्षमता पर हमेशा के लिए असर पड़ सकता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि आवाज़ बनती कैसे है, चलती कैसे है और हम उसे सुनते कैसे हैं। पर एक आखिरी सवाल, सारी आवाज़ें एक जैसी क्यों नहीं होती? मतलब एक हल्की सी फुसफिसाहट और एक जोरदार आवाज़ में क्या फ़र्क होता है? इसका जवाब भी कंपन में ही छिपा है। कंपन का आकार, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर कंपन छोटा है तो आवाज़ धीमी होगी, और अगर कंपन बहुत बड़ा और पावरफुल है तो आवाज़ बहुत तेज़ होगी। और इस तेजी या धीमेपन को, मतलब लाउडनेस को, हम डेसिबल में नापते हैं, जिसे शॉर्ट में डीबी कहते हैं। यह बस एक स्केल है, जैसे एक बहुत ही शांत फुसफुसाहट करीब 30 डेसिबल की होती है। तो आखिर में अगर ध्वनि सिर्फ एक वाइब्रेशन ही है, तो फिर एक कर्कश शोर और एक खूबसूरत संगीत में क्या फ़र्क होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स से निकालकर कला और एहसास की दुनिया में ले जाता है, और शायद ध्वनि का असली जादू इसी सवाल के जवाब में छिपा है।